चलिए देखिए, आज हम देखेंगे जल के प्रकार के बारे में। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जल पाए जाते हैं, उस जल में जो जल हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो टोटल 4 प्रकार के हैं। कितने? 4। कहीं कहीं आपको 2 प्रकार भी मिलेगा, कहीं कहीं कितने मिलेगा? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन मिलेंगे? एक मृदु जल और एक कठोर जल। ठीक है, मृदु जल माने जो पीने योग्य होता है और कठोर जल माने जो पीने योग्य नहीं होता। तो यही 2 जल होता है। ठीक है, लेकिन हम 4 जल के बारे में पढ़ेंगे। आसुत जल, ठीक है, पहला क्या है? आसुत जल, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर, और कठोर जल यानी हार्ड वाटर। कठोर जल में 2 तरह की कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। ठीक है, और एक होता है भारी जल। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि जल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल और भारी जल। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस जल के बारे में देखेंगे? आसुत जल के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं आसुत जल के बारे में। किसके बारे में? आसुत जल के बारे में। तो आसुत जल को ही हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि यह सबसे शुद्धतम रूप है, ये पानी का सबसे शुद्धतम रूप है, इससे शुद्ध कोई पानी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा जल है, आसुत जल, मृदु जल, कठोर जल या भारी जल, तो कौन सा जल है? आसुत जल। कौन सा जल है? आसुत जल। सूत्र यही होता है, जो पानी का सूत्र है H2O, वही आसुत जल का भी सूत्र होता है। तो सूत्र में तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये 0 ppm पार्टिकल पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन, ppm मतलब पार्टिकल पर मिलियन। ठीक है, यानी इसमें जो 0, इसका ppm जो है वो 0 है। शुद्ध जल का, आसुत जल का ppm कितना है? 0। 0 का मतलब समझ रहे हैं? पार्टिकल माने क्या होता है? कण। पर माने 1, मिलियन माने मिलियन में। ठीक है, यानी 1 मिलियन में जो है कोई भी कण नहीं है। मतलब समझ रहे हैं कि पानी में हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो खनिज लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, खनिज लवण। ठीक है, पानी में कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ कुछ हानिकारक तत्व भी घुले रहते हैं, इसीलिए तो पानी को शुद्ध किया जाता है। देखते हैं सब लोग पानी को शुद्ध करके बोतल में भरते हैं, मार्केट में बिकता है ना। कुछ लोग बड़े बड़े बोतलों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पानी को शुद्ध करते हैं। तो क्या करते हैं, उसका कण, जो हानिकारक कण है, वो निकाल देते हैं। तो जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी में कोई भी कण नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध जल का ppm, पार्टिकल पर मिलियन, कितना होता है, शुद्ध जल का ppm कितना होता है, तो क्या कहेंगे? 0। क्या कहेंगे? 0। शुद्ध जल का ppm कितना होता है? 0। यानी शुद्ध जल में कोई भी कण नहीं रहते। ठीक है, चाहे वो शरीर के वृद्धि के लिए रहे तो भी नहीं रहते, यानी शुद्ध जल में कोई भी कण नहीं रहते, शुद्धतम जल में, आसुत जल में। ठीक है, आसुत जल का ppm कितना होता है? 0। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण कैसे करेंगे? आसवन विधि से। कैसे? आसवन विधि। आसवन विधि क्या होती है? जैसे सब लोग शराब बनाते हैं घर में, गांव घर में देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो सुने होंगे। जानते कैसे शराब बनते हैं? एक बड़ा सा बर्तन रहेगा,
ठीक है, नीचे से आग लगाएंगे, उसका भाप उड़ के जाएगा, दूसरे बर्तन में इकट्ठा होगा, वहीं भाप बूंद बूंद गिरता है, तो वही बनता है, शराब बनाते हैं लोग। ठीक है, तो आप सभी लोग देखे हैं ना? कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे हैं। चलिए, यहाँ तो मान लीजिए देख लिए सब लोग, लेकिन और जगह पर लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आसुत जल जो बनता है वो ये अपना है बर्नर। क्या है? बर्नर। ठीक है, ये लैंप है, ये लैंप इसको कह सकते हैं, या स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप ये है बर्नर जो जलता है। ठीक है, ठीक है। ये एक कांच का फ्लास्क है। ठीक है, उस कांच के फ्लास्क में पानी भरा है, ऊपर से वो बंद है, यहाँ पर एक नली है, ये नली से एक जगह पानी इकट्ठा करते हैं, वही सब प्रोसेस है। ठीक है, करते क्या है, इस पानी को हम लोग गर्म करते हैं। इस पानी, ये जो पानी है, इस पानी को बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब देखिए, ये पानी क्या करेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा। कहाँ उठेगा? ऊपर। ये पानी भाप बन के ऊपर उठेगा। ठीक है, तो मान लीजिए भाप बन के इधर गया, इधर तो बंद है, इधर तो जा नहीं पाएगा, इधर आता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा मतलब संघनन। ठीक है, संघनन करना, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ से पानी डालते हैं, एक तरफ से पानी निकालते हैं बाहर से, या इस पे कोई कपड़ा लपेट के पानी छिड़क देते हैं। अब समझ में आ रही है? कपड़ा लपेट दिए इस पे, और उस पे क्या करते हैं, जल का छिड़काव करते रहते हैं। मतलब ये ठंडा हो, भाप, अभी तो ये भाप बना है, तो भाप ठंडा कब होती है, जैसे बादल उड़ता रहता है, तो बादल ठंडा, बादल उड़ता रहता है तो बादल से पानी कब बरसता है, जब बादल ठंडा किया होता है, यही होता है ना। तो ये जब भाप उड़ रही है, इस भाप को एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, एक तरफ से पानी निकल रहा है, यानी पानी के माध्यम से इस भाप को ठंडा किए। तो भाप को ठंडा किए तो ये भाप किस में बदल गई, द्रव में बदल गई, यानी पानी में बदल गई। बदल गई कि नहीं? तो ये पानी इसमें इकट्ठा हो गया, यही हमारा क्या है, आसुत जल। यही हमारा क्या है, आसुत जल। और इसमें जो अशुद्धियां रहती हैं, जो अशुद्धि के कण रहते हैं, जल में जो कण रहते हैं, वो सब कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। कण तो ऊपर उठेगा नहीं, बात समझ में आ रही है ना? कण नहीं ऊपर उठेगा। जैसे चीनी और पानी को घोल दीजिए, ठीक है, चीनी और पानी को घोल दीजिए, जब गर्म करेंगे तो भाप, तो पानी तो उड़ जाता है, क्या चीनियों उड़ जाता है? चीनी नहीं उड़ेगा, चीनी नीचे में रह जाता है। अगर चीनी उड़ जाए तो शादी विवाह में जो सीरा बचे, उस सीरा को तो हम लोग जमाया, मतलब चीनी नहीं बना पाएंगे। अब समझ में आ रही है? चलिए, और समुद्र से नमक भी नहीं बना पाएंगे। समुद्र में नमक में क्या है, समुद्र का पानी इकट्ठा होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, जितना नमक रहता है वो बच जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पानी भाप बन के उड़ गया, जो अशुद्धि है, अशुद्धि वो क्या कर गई, नीचे बैठ गई। तो ये पानी को हम लोग ठंडा करके यहाँ पर इकट्ठा कर ली, यही पानी क्या है, आसुत जल। यही हमारी जो विधि है, आसवन विधि है। यही हमारी क्या है, आसवन विधि। ठीक है, तो आसवन विधि में कुछ नहीं है, पानी को गर्म करना है, पानी भाप बन के उड़ेगा। ठीक है, पानी भाप बन के उड़ेगा, वही भपवा को ठंडा करके फिर से पानी बना दे, यही ना है आसवन। पानी को भाप बनाए और भाप से फिर पानी बनाए ना, लेकिन दो बार भाप से पानी बनाने में क्या हुआ, अशुद्धि इसमें नहीं है। जो भाप उड़ रहा है वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धि नहीं है। तो ये हमारी हो गई कौन सी विधि, आसवन। ठीक है, तो ये पानी कहाँ मिलता है, बैटरी देखते हैं ना, कुछ लोग तो घर का ही पानी डाल देते हैं, तो घर का ही पानी बैटरी में डाल देते हैं कुछ लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि घर का पानी जो है उसमें अशुद्धि के कण मिले हैं कि नहीं, वो बैटरी में जाएंगे, बैटरी के प्लेट को खराब कर देंगे, ठीक है। तो उसमें जो पानी डाला जाता है, दुकान पर देखे होंगे बॉटल में भर के मिलता है, बैटरी में डालने वाला पानी। दुकानदार से बोल देंगे कि भैया बैटरी में डालने वाला पानी दो, तो इतना बड़ा सा दे, उसको चखेंगे तो वो थोड़ा कड़वा लगता है, ठीक है, उसका स्वाद कड़वा आता है। जैसे बॉटल का पानी चखेंगे तो उसका स्वाद क्या है, कड़वा है। तो बैटरी का पानी जो रहता है वो एसिड नहीं रहता, ठीक है, एसिड तो उस बैटरी में भरा जाता है, बैटरी के अंदर। बात समझ, जैसे अपनी बैटरी हो गई, तो ये बैटरी, ठीक है, इस बैटरी के अंदर एसिड रहता है। जो बाहर से पानी डालते हैं वो पानी यही रहता है, आसुत जल ही रहता है, ठीक है। तो बैटरी के पानी में डालते हैं। घाव लगता है तो घाव धोने के काम में भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर के पास देखे होंगे वो शुद्ध पानी रखे रहते हैं धोने के लिए, ठीक है। अब बहुत से डॉक्टर तो यही पनिया से धो देते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में इस जल से धोएंगे तो उसके कीटाणु नहीं जाएंगे। आशुद्ध जल से धोएंगे तो कीटाणु साफ हो जाते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे घाव हमको लगा है, हम गंदे पानी से धो दें तो एक तो घाव का दिक्कत है, वो बाहर से ले आकर कीटाणु वो डाल दिए हम। बात समझ में आ रही है? पानी में कीटाणु भी रहते हैं ना, इसीलिए देखिए जो आशुद्ध जल बॉटल का पानी रखते हैं कई दिनों तक खराब नहीं होता है, लेकिन ये सब पानी रहेगा तो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉटल के पानी में जीवाणु वाणु नहीं रहते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए वो पानी जो आशुद्ध जल होता है वो पानी जीवाणु रहित होता है, कीटाणु रहित होता है, इसलिए उसको धोया जाता है। कीटाणु वाले पानी से धोएंगे तो घाव में कीटाणु चले जाएंगे कि नहीं, तो घाव को और दिक्कत करेंगे, ठीक है। इंजेक्शन में देखते होंगे डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इतनी बड़ी सी प्लास्टिक की डिब्बी रहती है, उसमें गोदेंगे, उसमें से थोड़ा सा पानी भरेंगे और उसको फेंक देंगे। तो कुछ लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, अरे डॉक्टर इतना महंगा का दवाई खरीद के लेके आए हैं, अब फेंक दे लेना मत दवाई। सोचते हैं कि वो दवाई है, दवाई नहीं रहता है, दवाई में उसको मिलाते हैं, ठीक है। सिरिंज में निकालेंगे पानी की तरह रहता है सफेद सफेद, उसको निकालेंगे, फिर दवा में डालते हैं, फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है। अब फिर जो पनिया बच जाता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बॉटल में थोड़ा सा इंजेक्शन लगाना है, पानी ढेर सा है, तो और पनिया क्या करेंगे, पिएंगे तो है नहीं, फेंक देते हैं, ठीक है। तो फेंक दिए, तो फेंकते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर वाले झगड़ा करने लगते हैं कि अरे हमारे इतना महंगा का दवाई फेंक दिए। तब डॉक्टर उनको बताता है कि भैया दवाई नहीं है, ये क्या है, पानी है। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं ये डॉक्टर बड़ा बदमाश है, हमारा दवाइया फेंक दिया, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन लगाने के लिए जो पानी रहता है वो पानी भी क्या रहता है, आशुद्ध जल, ठीक है। चलिए आइए हम बात करें कि जो वर्षा का जल होता है उसका पीपीएम कितना होता है। तो याद रखिएगा वर्षा के जल का पीपीएम क्या होता है, 250। क्या होता है, 250। वर्षा के जल का पीपीएम क्या होता है, 250। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि मृदु जल ज्यादा शुद्ध है कि अशुद्ध जल, तो क्या कहेंगे, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल ज्यादा शुद्ध है कि मृदु जल ज्यादा शुद्ध है? अगर आपसे पूछा जाता है कि अशुद्ध जल शुद्ध है कि वर्षा का जल शुद्ध है, अशुद्ध जल। क्यों? क्योंकि ये तो अशुद्ध जल का तो 0 होता है, वर्षा के जल में 250 पार्टिकल पर मिलियन होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो कौन सा शुद्ध होता है, वर्षा अशुद्ध जल। तो इससे देखिए कुछ सिलेक्टेड प्रश्न है। पहला क्या कि सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है, अशुद्ध जल। सूत्र तो वही है, पानी का सूत्र, ठीक है। वर्षा के जल का पीपीएम कितना होता है, अशुद्ध जल का पीपीएम कितना होता है, 0। अशुद्ध जल का 0, वर्षा के जल का कितना होता है, 250। अशुद्ध जल का निर्माण किस विधि से करते हैं, आसवन विधि से। अशुद्ध जल का उपयोग क्या क्या होता है, बैटरी के पानी में
घाव धोने में और इंजेक्शन में, ठीक है, याद रहेगा। आसुत जल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसुत विधि से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मृदु जल, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे मृदु जल के बारे में। दूसरा कौन सा जल है? मृदु जल, यानी सॉफ्ट वाटर। तो इस वाटर की खासियत क्या है कि इस वाटर में जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज लवण है वो मिले रहते हैं। इसमें खनिज जो हैं वो मिले रहते हैं, ठीक है। ये जल जो है जब साबुन के साथ उसको झाग उत्पन्न करेंगे तो वो झाग दे देगा, ठीक है। यानी साबुन के विलयन के साथ वो जब साबुन का विलयन बना देंगे, जैसे साबुन घोल देंगे उसमें, तो झाग बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। मृदु जल में साबुन के साथ झाग बनेगा। और यही जल हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं, ठीक है। यह जल पीने योग्य है और यह जल भी शुद्ध जल है। शुद्ध जल है, लेकिन वर्षा के जल कितना शुद्ध नहीं है, आशुद्ध जल कितना शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ रही है? वर्षा का जल का मतलब, वर्षा का जल में जो पहला पानी आता है उसकी बात नहीं हो रही है। पहला पानी जो होगा तो वायुमंडल में जितनी गंदगी रहेगी वो पानी साथ लेके आएगा। अब पानी बहता हुआ जाएगा, बारिश का पानी मिट्टी में से बहता हुआ जा रहा है, तो ये नहीं कि वो बहुत शुद्ध है, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो वर्षा की बूंदे जब एक आध दो बार पानी बरस जाता है, उसके बाद पूरा वातावरण साफ हो जाता है, तब बारिश की जो बूंदे आती है उसको रोप लीजिए किसी बर्तन में, वो पानी शुद्ध होता है, ठीक है। ये पानी भी शुद्ध है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि मृदु जल साबुन के साथ झाग देगा कि नहीं देगा, तो झाग देता है। कौन सा जल पीते हैं हम? मृदु जल। इसी को मीठा जल भी कहते हैं। कौन सा जल? मीठा जल। इसमें खनिज लवण पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। और यह जल क्या है? शुद्ध है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कठोर वाटर। कौन सा? कठोर वाटर। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे कठोर जल के बारे में, यानी हार्ड वाटर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो मृदु जल है वह साबुन के साथ झाग देता है, उसको पी सकते हैं, ठीक है। यह शुद्ध होता है, देखे हैं। लेकिन उसका उल्टा इसमें सब होता है। यह जल साबुन के साथ झाग नहीं देता। यह जल कैसा है? अशुद्ध है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अंतर हम ये इससे कर लेंगे कि ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कठोर वाटर। क्या कहते हैं? कठोर वाटर। यानी ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, ठीक है। जो साबुन के साथ झाग दे दे उसे क्या कहेंगे? मृदु जल, ठीक है। तो ये साबुन के साथ झाग देता क्यों नहीं है? इसके पानी में ऐसा क्या चीज मिला रहता है कि यह साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले रहते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड मिले रहते हैं, सल्फेट मिले रहते हैं और नाइट्रेट मिले रहते हैं। चार चीजें मिले रहती हैं। पहला बाइकार्बोनेट, दूसरा क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, ठीक है। चार चीजें। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या मिले रहते हैं? बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। इन्हीं सबकी वजह से वह साबुन क्या करता है? झाग नहीं देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कठोर जल है उस कठोर जल में क्या मिला रहता है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बताएंगे, सल्फेट बताएंगे, क्लोराइड बताएंगे और नाइट्रेट, यही सब मिले रहते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। और
यह जल की कठोरता जो होती है वह दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, और एक होती है स्थायी कठोरता, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम लोग देखें कि अस्थायी कठोरता क्या होती है और स्थायी कठोरता क्या होती है, यानी टेम्परेरी वाली कठोरता कौन है और परमानेंट वाली कठोरता कौन है। जिस पानी को उबाल देंगे, पानी को उबालते हैं तो उसके नीचे देखते होंगे कि सफेद सफेद कुछ जम जाता है। देखें, पानी को जब बॉयल करेंगे तो पानी का कुछ भाग ऊपर रह जाता है जो शुद्ध पानी है, उस पानी का स्वाद भी बदल जाता है। कभी उबाल करके पानी चीखे हैं, पिए हैं? नीचे जिस बर्तन में उबालेंगे उसमें सफेद सफेद कुछ जम जाता है, देखें नीचे, पानी के नीचे, तो वो जो है अस्थायी कठोरता रहती है, यानी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं वो नीचे जम जाते हैं, ठीक है। जो कण हैं, ये जो बाइकार्बोनेट हैं यही नीचे जम जाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता को उबाल के दूर कर सकते हैं, यानी इस अस्थायी कठोरता जो है वो उबाल करके दूर कर सकते हैं। और जिस कठोरता को उबाल करके नहीं दूर कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे, परमानेंट हार्डनेस, यानी स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता वाले जल को हम कैसे दूर कर देंगे, उबाल के, पानी को उबाल देंगे, उसकी अशुद्धि जो है दूर हो जाएगी। लेकिन जो स्थायी है, परमानेंट है, उसको कैसे दूर करेंगे, उसको दूर करने की अलग अलग विधियां हैं। क्लार्क विधि है, कैल्गन विधि है, ठीक है, परम्यूटेड विधि है, वो सब हम बताएंगे। तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो ये जो जल की कठोरता है वो दो तरह की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, यानी जिसको उबाल कर दूर कर किया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता, और जिसको उबाल के दूर नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे परमानेंट हार्डनेस, यानी स्थायी कठोरता, ठीक है। तो जिसको उबाल के दूर कर देंगे वो क्या है, अस्थायी, और जो उबाल करके दूर नहीं कर सकते कठोरता उसको कहेंगे स्थायी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि कठोर जल में दो तरह की कठोरता थी, ठीक है। पहला था अस्थायी कठोरता और दूसरा था स्थायी कठोरता, यही था ना। तो देखिए, जो लवण थे, जो कठोर जल में चार तरह के लवण थे। पहला बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट है उसके कारण कौन सी कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता। और अब कौन बचे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बचे, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। जब घुले हैं तो कौन सी कठोरता होगी, स्थायी कठोरता। जैसे आपसे पूछा जाता है, एक पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले हैं, कौन सी क्या घुले हैं, क्लोराइड। तो जल की कठोरता कौन सी है, स्थायी है कि अस्थायी है, स्थायी है। अस्थायी कठोरता केवल बाइकार्बोनेट के कारण होगी। किसके कारण, बाइकार्बोनेट के कारण। पानी में जो अस्थायी कठोरता होगी वो किसके कारण होती है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। तब अगर सल्फेट घुला है, क्लोराइड घुला है या नाइट्रेट घुला है तो कौन सी कठोरता होगी, स्थायी कठोरता, यानी परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अस्थायी कठोरता दूर कैसे करते हैं। उबाल देते हैं, पहला तो दूर करने की विधि क्या है, उबालना, और दूसरी विधि है क्लार्क विधि। कौन सी विधि, क्लार्क विधि। क्लार्क विधि में क्या किया जाता है, बूझे चूने से क्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की अशुद्धि जो है दूर हो जाती है,
ये क्या है, अशुद्धियां है। तो इसको दूर कैसे करेंगे, ये उबाल देंगे तब भी। एक क्लार्क विधि में कैसे कैसे दूर करते हैं, बूझे चूने से क्रिया करा के, ठीक है, बूझे चूने से क्रिया करा के। तो क्लार्क विधि में अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं, तो क्लार्क विधि में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, बूझा चूना। क्या चीज, बूझा चूना। तो याद रखिएगा कि क्लार्क विधि में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो बूझा चूना, ठीक है। तो बूझे चूने से क्रिया करा के हम इसकी जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्थायी, आपसे कितने प्रश्न बनेंगे, 2 प्रश्न बनेंगे। इसमें टोटल 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। पहला कि जो अस्थायी कठोरता होती है जल की, वह किन लवणों के घुलने के कारण होती है, तो कौन कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले होने के कारण। कौन सा लवण घुला रहता है कि जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने का। जल की अस्थायी कठोरता दूर कैसे कर सकते हैं, उबाल कर दूर कर सकते हैं और क्लार्क विधि से कर सकते हैं। क्लार्क विधि में कौन सा पदार्थ डाला जाता है, बूझा चूना, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लार्क विधि में बूझा चूना डाला जाता है। बूझा चूना किस काम आता है, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय, स्थायी कठोरता, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग ये समझ गए कि जो अस्थायी कठोरता है, स्थायी कठोरता है वो किन किन लवणों के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। अब जल की स्थायी कठोरता दूर करने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग ये देखें कि अब हम इस अस्थायी कठोरता में क्या होता था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या थे, बाइकार्बोनेट। अब हम देखेंगे स्थायी कठोरता, ठीक है। स्थायी कठोरता किन किन लवणों के कारण होती है, किनके घुले होने के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होते हैं, क्लोराइड घुले होते हैं और नाइट्रेट घुले होते हैं, ठीक है। अब इसको दूर करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन विधियां हैं, धावन सोडा विधि है, परम्यूटेड विधि है, इस विधि को जियोलाइट विधि भी कहते हैं, जियोलाइट विधि, और कैलेगन विधि है, और संश्लेषित रेजिन विधियां हैं। क्योंकि ये केमिस्ट्री का भाग है तो इन सब विधियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ते रह जाएंगे। एक एक विधि बहुत लंबी विधि है, कैसे शुद्ध किया जाता है। तो हमारा मतलब वो नहीं है, कंपटीशन में जब पूछता है, परीक्षा में जब पूछता है, तो ये पूछता है कोई विधि नाम ले लिया, परम्यूटेड विधि मान लीजिए ले लिया। परम्यूटेड विधि से जल की कौन सी कठोरता दूर होती है, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, या दोनों कठोरता, या कोई नहीं। तो कौन सी होती है, स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। जियोलाइट विधि से कौन सी कठोरता दूर होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, दोनों कठोरता, या कोई नहीं, स्थायी कठोरता, ठीक है। कैलेगन विधि से जल की किस प्रकार की कठोरता दूर करते हैं, स्थायी, अस्थायी, दोनों, या कोई नहीं। अब ध्यान से देखें, क्लार्क विधि से जल की कौन सी कठोरता दूर करते हैं, अस्थायी, स्थायी, दोनों, या कोई नहीं, अस्थायी ना। यदि किसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले हुए हैं, किसी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले हैं, तो उस जल में कौन सी कठोरता होगी, अस्थायी, स्थायी, या वह जल होगा किस प्रकार का, अस्थायी कठोरता का जल, स्थायी कठोरता का जल,
मृदु जल, डिस्टिल्ड वाटर, या कैसा वाटर, कैसा पानी होगा? अस्थायी कठोरता। अगर सल्फेट है तो स्थायी कठोरता, अब बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो ये विधि पूछता है। ठीक है, चलिए अब एक हमारा जल और बचा है, भारी जल, चौथा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखेंगे भारी जल के बारे में, हैवी वाटर। ठीक है, सामान्य जल का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, H2O। इसका अणु भार होता है हाइड्रोजन का 112 और ये 16 कितना होता है 18। ये क्या होता है अणु भार 18, और सूत्र क्या होता है H2O। ये किसका है? सामान्य जल का। किसका है? सामान्य जल का। जो जल हम लोग देखते हैं उस जल का सामान्य सूत्र होता है H2O, अणु भार होता है 18। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब भारी जल का सूत्र पढ़ेंगे तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बहुत पूछता है, बहुत प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि भारी जल का सामान्य सूत्र क्या है, तो क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अणु भार कितना होता है 20। ठीक है, तो याद रखिएगा भारी जल का जो सूत्र होता है वो है D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका काम क्या है? परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, यानी गाढ़ा करने के लिए। ये समझिए, जैसे जब परमाणु संयंत्र होता है उसमें जब अभिक्रिया होती है, यूरेनियम रहता है। यूरेनियम एक पदार्थ है, विखंडित होने वाला पदार्थ, बहुत खतरनाक है, जिससे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनते हैं। ठीक है, तो जब वो क्रिया करता है तो वो विखंडित होता है, तो वो न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रॉन बहुत तेजी से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? बहुत तेजी से। तो उनको रोकना होता है। उनको क्या करना होता है? रोकना होता है। तो उनको रोकना मतलब मंदक माने कम करना। मंदक माने कम करना। उनको, उनका जो गति है उसको क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे ये सोचिए कि आप ही हैं, अगर पानी में दौड़ रहे हैं, ठीक है, हल्का पानी है तो उसमें तेजी से दौड़ेंगे, अगर गाढ़ा पानी है तो उसमें पैर फंसने लगेगा कि नहीं? जैसे हिल्ला उल्ला रहता है, हिलई है, कचड़ा है, तो उसमें जब डोलते हैं तो पानी मतलब पैर फंसने लगता है। हल्का पानी है, पतला पानी है, तो उसमें आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है। जब गाढ़ा पानी, ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो भारी है, पानी से भारी है कि नहीं? पानी का 18 है और इसका क्या है 20 है, तो ये भारी है। तो ये न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? धीमा करता है। मंदक माने परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, यानी उसको गाढ़ा कर देता है, तो वो क्या होता है? उसकी गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा, चूंकि भारी होता है तो इस वजह से थोड़ा 101.24 डिग्री, 101.24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? यूरे नामक वैज्ञानिक। किसने की थी? यूरे नामक वैज्ञानिक ने। इसके 6000 अगर पानी का अणु है तो उससे एक अणु बना सकते हैं। 6000 पानी के अणु से एक अणु भारी जल बना सकते हैं। समझ रहे हैं? या ऐसे समझिए, जैसे 6000 लीटर अगर हमारे पास पानी है तो उससे कितने लीटर भारी जल बनाएंगे? 1 लीटर। 6000 में 6000 लीटर अगर ये हमारा सामान्य जल है तो उससे 1 लीटर भारी जल बना सकते हैं। ठीक है, 6000 अणु में एक अणु होता है ड्यूटेरियम का। ठीक है, चलिए इसका निर्माण कहाँ होता है? उड़ीसा के तालचर नामक स्थान पर। कहाँ? उड़ीसा के तालचर नामक स्थान पर। ठीक है, निर्माण करने की विधियां क्या हैं? 2 विधियां हैं, प्रभाजी आसवन विधि और वैद्युत अपघटन विधि। अभी प्रभाजी आसवन हम लोग देखे थे, जो डिस्टिल्ड वाटर बना रहे थे, आसुत जल बना रहे थे, तो यहाँ पर गर्म करेंगे, जो
शुद्ध जल है वो नीचे निकल जाता है और अशुद्धियां नीचे रह जाती है। शुद्ध जल है ऊपर निकल जाता है और अशुद्धियां नीचे रहती है। ये तो हो गया प्रभाजी आसवन विधि। ये कौन सा हो गया? प्रभाजी आसवन विधि। तो ये तो हमने पढ़ा है डिस्टिल्ड वाटर में जो अशुद्ध जल पढ़े हैं। तो अब देखिए वैद्युत अपघटन विधि में क्या होता है। वैद्युत अपघटन में एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड जैसे हम लोग बैटरी देखते हैं तो बैटरी में एक लिखा होता है धन और एक होता है ऋण। देखे हैं? जब भी बैटरी देखते हैं, कोई सेल देखते हैं, बैटरी देखते हैं तो उस पर देखेंगे तो एक तरफ लिखा होगा धन और एक तरफ होगा ऋण। ठीक है? तो जो धन रहता है उसी को कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। जो ऋण रहता है उसी को कहते हैं कैथोड। तो हमने क्या किया है कि ये जो वैद्युत अपघटन विधि है उसमें जो कैथोड है यानी जो ऋण वाला है वो इस्पात है। इस्पात का बर्तन ले लिए, ठीक है, इसको ऋण तार से जोड़ दिए। किस तार से? ऋण तार से। अब उसमें एक एनोड ले लिए। एनोड मतलब ये तार धन वाला तार है, ठीक है, ये धन वाला तार है और ये ऋण वाला तार है। ऋण वाला क्या है? इस्पात है और धन वाला क्या है? निकिल है, निकिल। ठीक है? तो जब इसमें विद्युत धारा डालेंगे, प्रवाहित करेंगे, धन को धन से जोड़ देंगे, ऋण को ऋण से जोड़ देंगे तो इसमें पानी बहने वो वैद्युत धारा बहने लगेगी। तो वैद्युत धारा बहने लगेगी तो ये पानी धीरे धीरे वाष्प बन के क्या करेगा? ऊपर इसमें उड़ने लगेगा। ठीक है? तो पानी वाष्प बन के उड़ने लगेगा और इधर से वो निकल जाएगा और जो नीचे जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? भारी जल। क्या बचेगा? भारी जल। और शुद्ध पानी जो है वो निकल जाएगा, जो बच जाएगा, जो भारी जल रहेगा वो बच जाएगा। तो ये है विद्युत अपघटन विधि। ठीक है? तो देखिए भारी जल में कई प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है भारी जल का सामान्य सूत्र क्या होता है। भारी जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र क्या है? D2O। D2O। H2O गलती से मत बता दीजिएगा। H2O किसका है? जल का। अब भारी जल का D2O। ठीक है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। क्वथनांक कितना है? 101.24 डिग्री सेल्सियस। इसका कार्य क्या है? परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में, यानी न्यूट्रॉन को रोकने के लिए, न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। ठीक है? जो उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत तेजी से भागते हैं तो उसकी गति को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक? खोज किसने की थी? यूरे ने। 6000 अणु में से सामान्य जल का 6000 अणु है तो हम उससे कितने अणु भारी जल बना सकते हैं? 1 अणु। 12000 अणु जल का है तब कितने अणु बना देंगे? 2। ठीक है? चलिए, इसका निर्माण कहाँ होता है? उड़ीसा के तालचर में। ठीक है? उड़ीसा का तालचर स्थान है वहीं पर। कैसे निर्माण की, क्या कौन सी विधियां हैं? प्रभाजी आसवन विधि और विद्युत अपघटन विधि। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है? जल कितने प्रकार के होते हैं? टोटल कितने प्रकार के? 4 तरह के। कौन कौन? आशुद्ध जल, मृदु जल, कठोर जल, भारी जल। ठीक है? इनके बारे में पढ़ा। और जल, कठोर जल की जो कठोरता थी 2 तरह की थी, एक स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और एक स्थायी, एक टेम्परेरी कठोरता और एक परमानेंट कठोरता। उसमें कठोरता वाले में 4 पदार्थ थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। बाइकार्बोनेट घुले हैं तो अस्थायी और क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट घुले हैं तो स्थायी कठोरता। ठीक है? चलिए, तो ये आपका जल के प्रकार समाप्त हो गया। ठीक है?